अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्रैश कोर्स पाकिस्तान अफेयर्स हिस्ट्री के जो पोर्शन है फ्रॉम 1857 टू 1947, ये उसका लास्ट मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैंने कोशिश की है कि मैं जितने इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए वो मैं इंक्लूड कर दूँ। पढ़ने का तरीकेकार वही है कि आप पास पेपर्स निकालेंगे, पास पेपर्स में देखेंगे कि पेपर चेकर की क्या डिमांड है, वो क्या पूछता है आपसे, और उसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन बना लें रीडिंग करके। रीडिंग आप कोशिश करें कोई अच्छी किताब कर लें। कंसाइज हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय ऑक्सफोर्ड की किताब आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। ट्रैक टू पाकिस्तान कर सकते हैं यूज़। और जो आयशा जलाल की किताब है द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान बाय के अजीज, ये 3 से 4 किताबें हैं, अगर आप इनको यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये मुझे है अंदाज़ा है कि मैं खुद भी इस पूरे फेज से गुजरा हूँ, अ, कि अगर आप ये लेक्चर्स मेरे सही तरह सुन लेते हैं और आप इसके बाद इसको रीड कर लेते हैं बुक से, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। फिर आप इस पे एक आउटलाइन बना लेते हैं तो आपके पेपर की तैयारी हो जाएगी। ये 10 से 12 दिन का सब्जेक्ट है, ये हिस्ट्री वाला पोर्शन जो है ये 10 से 12 दिन का है। इससे ऊपर आप इसको ना लेके जाइएगा। कोशिश करें कि अपने टाइम को मैनेज करें। टाइम मैनेजमेंट इज द की टू दिस, टू अचीव सक्सेस इन दिस एग्जाम। हमने पिछली दफा ये डिस्कस किए थे टॉपिक्स, ये मेरी पिछली वीडियो में मौजूद है, जिन्होंने नहीं देखे वो देख लें एक दफा। इसमें मैंने सारा कुछ जो है वो इवेंट्स और उसमें उसके इम्पैक्ट्स जो हैं इंडियन पॉलिटिक्स पे, वो खास तौर पे मुस्लिम्स के लिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुस्लिम लीग एज देयर पॉलिटिकल पार्टी, वो डिस्कस किए। आज का हमारा एजेंडा ये है कि 1933 से 1947 तक हम जो है इन टॉपिक्स को देख लें। ठीक है, लेट अस बिगिन। तो ये मैंने पिछले दिनों डिस्कस किया था, लेकिन मैंने कहा इसको मैं दोबारा से एक दफा बता दूं कि इट वाज काइंड ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज इस तरह के ब्रिटेन उस वक्त देख रहा था कि ग्रेट डिप्रेशन की वजह से उनके जो इकोनॉमिक हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो उनको कॉलोनीज से एक्सट्रैक्शन ज्यादा चाहिए थी। सिंस इंडिया वाज वन ऑफ देयर कॉलोनीज और सबसे मेजर कॉलोनी इंडिया थी, तो दे वांटेड कि वो इसमें से मैक्सिमम जो है अपना अचीव कर ले। तो उसके लिए उन्होंने डेडलॉक ब्रेक करना था, जो कि 1930 से लेकर 1932 की जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थे, वो भी इसीलिए कराई गई थी कि डेडलॉक ब्रेक हो बिटवीन मुस्लिम लीग, कांग्रेस एंड ब्रिटिश। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। अब उसमें क्यों नहीं मानने को तैयार थे? क्योंकि गांधी ने 26 जनवरी 1930 में डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस साइन कर दी थी कि हमें आज़ादी चाहिए, हमसे हमने कोई पैकेज पे बात नहीं करनी। और मुसलमान इस पे एग्री नहीं थे। मुसलमान चाहते थे कि एज अ माइनॉरिटी हमारे राइट्स जो हैं वो वन पार्टी रूल बन जाएगा और हमें राइट्स नहीं मिलेंगे। ये मुस्लिम लीग का स्टांस था। अब देखिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टी का स्टांस होता है वो तब आप उसको कह सकते हैं कि वो इंपॉर्टेंट है व्हेन यू हैव गेन्ड सम वोट्स। वोटिंग राइट्स जो आपके होते हैं ना, जो आपका मैनिफेस्टो होता है एक पॉलिटिकल पार्टी का, अगर उसको बैकिंग है लोगों की तो उसको लोग वोट डालेंगे। और जो वोट होता है वो आपको लेजिटिमेसी देता है कि अवाम यही चाह रही है जो मैं बात कर रहा हूँ। तो आज हमने ये भी देखना है कि कैसे मुस्लिम लीग was declared the main representative of Muslims, Indian Muslims। ठीक है ना? इस अब तक मुसलमान इररेलेवेंट रहे हैं, इतनी ज्यादा रेलेवेंस नहीं रही। लेकिन आगे जो है ना, एक ऐसा टर्न ऑफ इवेंट्स हुआ जिसकी बाद बाद अचानक से मुस्लिम लीग बिकेम इम्पोर्टेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो ये डेडलॉक ब्रेक करने के लिए कम्युनल अवार्ड दिया गया। कम्युनल अवार्ड में इन्होंने तमाम माइनॉरिटीज को कोशिश की गई कि उनको वो सीट्स दें। अब ये जो सीट्स थी कम्युनल अवार्ड में, ये ज्यादा प्रोविंसेस के लिए थी। तो प्रोविंसेस में इन्होंने क्या किया, इस वक्त रैमसे मैकडोनल्ड जो है इनके प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी पार्लियामेंट ने ये कम्युनल अवार्ड जो है वो भेज दिया कि ये इधर की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनसे डिस्कस कर लिया जाए। उन्होंने मुसलमानों के लिए ये कर दिया कि सिंध शुड बी सेपरेटेड, जो हम कहते थे, उन्होंने सेपरेट कर दिया और प्रोविंस बना दिया। और मुसलमानों को 33% के हिसाब से सेंटर के अंदर सीटें रखने की इजाजत दे दी। लेकिन प्रोविंसेस के अंदर क्या किया कि प्रोविंसेस के अंदर तमाम कम्युनिटीज के लिए, इंक्लूडिंग अदर माइनॉरिटी लाइक पारसी, लाइक सिख, उनको भी उन्होंने सीटें दी सेपरेट इलेक्ट्रेट। जब सेपरेट इलेक्टोरेट की सीटें दी गई, तो हमारी जो मेजोरिटी है फ्रॉम पंजाब एंड बंगाल, ये पंजाब और बंगाल में सिर्फ हमारी मेजोरिटी थी, बाकी यूपी, सीपी, बिहार और बाकी तमाम जगहों पे कम थी हमारी सीटें। तो इस जगह पे जहाँ पे हमारी सीटों की, यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट बन सकती थी, प्रोविंशियल अगर ऑटोनॉमी दी जाती और प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनने दी जाती, तो हमारे इतनी परसेंट सीटें हमें मिलनी चाहिए थी। लेकिन अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे,
चूंकि दूसरी माइनॉरिटीज को भी सीटें दी गई, जिसकी वजह से हमारी 50% से दोनों जगह पे कम सीटें बन रही हैं। या 50% से कम सीटें होंगी आपकी, जिस तरह हमने लखनऊ पैक्ट में जो बाकी सूबे के जो लोग हैं वो कायदे आजम से नाराज हुए थे कि आपने हमारी मेजोरिटी को माइनॉरिटी में कन्वर्ट कर दिया है और हमारी गवर्नमेंट नहीं बन रही। उसी तरह अंग्रेजों ने ये जो कम्युनल बोर्ड निकाला, इसमें मुस्लिम लीग को फायदा नहीं था, और मुस्लिम जो लोकल लीडरशिप थी उन्होंने इसको रिजेक्ट किया, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। और गांधी ने तो वैसे ही नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने तो मानना नहीं था, क्योंकि वो तो आजादी का नारा लगा चुके थे। तो ये रिजेक्ट हो गया। फिर इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास अब ये था कि हम किस तरह, डेडलॉक तो ब्रेक नहीं हो रहा, तो इनको अंदाजा हुआ कि ये तो मानेंगे नहीं, हमें अपनी तरफ से ही एक जो है ना कोई फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन दे देना चाहिए, एक फ्यूचर का लायबल तय कर लेना चाहिए ताकि हम इंडिया को चला सकें। तो इन्होंने खुद से ही बैठ के इन्होंने एक आइन दे दिया। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इट वाज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वंस, क्योंकि किसी जगह पे 1919 में सेंटर में जो है वो चेंजेस लाई गई और प्रोविंस के अंदर जो है डायरकी सिस्टम कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो सिस्टम्स इन्होंने करते रहे, इसकी वजह से जो आपकी लोकल लीडरशिप थी उसको प्रॉपर जो है वो गवर्नमेंट चलाने का जो है, उनको थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस तो हो रहा था, लेकिन बाकायदा तौर पे एक आइन नहीं था वो। इंडियन काउंसिल्स एक्ट जितने भी पिछले आए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रॉपर आइन था। इसने थ्री पिलर्स ऑफ द स्टेट भी तामीर किए, और उनके जो सेपरेशन ऑफ पावर इंट्रोड्यूस करवाई, और प्रोविंसेस को भी ज्यादा शेयर दिया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी थोड़ी बहुत दी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। और इसकी इम्पोर्टेंस एक और ये भी है कि हमारा जो पहला आइन था, इंटरिम आइन, जब हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना हुआ था, तो हमने इसी को चेंजेस करके यूज किया और इसी को चलाया। तो हम इसके सिलेंट फीचर्स देख लेते हैं। एक तो ये प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन था, फिर बाई कैमरल लेजिस्लेचर थी सेंटर के अंदर, सेनेट और फेडरल असेंबली। आज नेशनल असेंबली है और सेनेट है, तो इसके इतने मेंबर्स होंगे। और इन्होंने इंडियंस को दिए, ये इंडियंस वो हैं जो कि जहाँ पे इनका डायरेक्ट रूल है, और प्रिंसली स्टेट्स जो मैंने आपको बताया था, प्रिंसली स्टेट्स को भी इसके अंदर पार्ट दिया, क्योंकि अंग्रेजों को इनकी भी जरूरत थी, क्योंकि इनसे भी टैक्सेस वसूल करने थे। तीसरा जो है कि सेनेटर्स टू बी इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबली, ये इन्होंने चेंजेस लेकर आए कि सेनेट को भी इन्होंने कहा कि प्रोविंशियल असेंबली इलेक्ट कर ले, जो कि प्रोविंशियल असेंबली में ज्यादा है वो लोकल्स हैं, तो इनका अपना बंदा ही आना है। और ये 6 ईयर्स के लिए रहेगी, सेनेटर्स जो है आपके 6 साल के लिए रहेंगे, और ये डिसॉल्व नहीं होगी। नेशनल असेंबली जिस तरह हमारा भी यही है कि सेनेट डिसॉल्व नहीं होती, नेशनल असेंबली डिसॉल्व होती है। तो फेडरल असेंबली को इन्होंने इलेक्शन का 5 ईयर्स का कहा, और थ्रू लिमिटेड फ्रेंचाइज जो सिस्टम था कि जी एजुकेशन के राइट्स होंगे, एजुकेशन जिसके पास है, जिसके पास प्रॉपर्टी है या वेल्थ है थोड़ी बहुत, वो उसके ऊपर उसका वोट बैंक बनेगा। तो वोट वोटिंग राइट्स जो है वो एक्सपैंड जरूर हुए, यहाँ पे 41 मिलियन आके वोटर्स हो गए, लेकिन उस वक्त इंडिया की आबादी 300 मिलियन से ऊपर थी। तो इससे पता लगता है कि बहुत कम वोट बैंक था, हालांकि ज्यादा वोट बैंक होना चाहिए था। लेकिन दुनिया में हर जगह पे ही जो है ना, ये इन्होंने क्राइटेरिया रखे हुए थे हर गवर्नमेंट ने, कि इस क्राइटेरिया के होंगे तो आपको वोटिंग राइट मिलेगा। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज दुनिया में कम ही थी। इवन के ब्रिटेन के अंदर, जहां तक मुझे याद पड़ता है, 1980s 1920s में जाके कहीं इनको यूनिवर्सल फ्रेंचाइज आई है। और इवन के अमेरिका के अंदर 1920 के अंदर औरतों को राइट मिला है टू वोट। तो उसके बाद जो उनकी अमेंडमेंट है, 19th अमेंडमेंट जिसको कहते हैं, उसकी वजह से औरतों को राइट मिला, और फिर खवातीन जो है वो भी प्रॉपर सिटीजन बनी है। तो ये बैकड्रॉप में आपको चीजें पता होनी चाहिए। अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो भी दे दी गई, इसका सेलेंट फीचर एक ये भी है। फिर सेपरेट इलेक्टेड बट केप्ट इन द सिस्टम वो रखे गए, और मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन 1/3 रखी गई सेंट्रल लेजिस्लेचर में। जो आपकी सेंट्रल लेजिस्लेचर है, यहाँ पे 1/3 सीटें आपको मिली। डायरकी को अब इंट्रोड्यूस करा दिया सेंटर के अंदर। प्रोविंसेस में 1919 में जो मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स थे, वहां पे सेंटर के अंदर नहीं थी, प्रोविंसेस के अंदर थी। प्रोविंसेस के अंदर जो उन्होंने रिजर्व्ड और वो रखे थे, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, तो इसमें इन्होंने डायरकी को सेंटर में कर दिया इंट्रोड्यूस, कि जी इस जो अंग्रेज होंगे वो बहुत कम अपने पास रखेंगे, ये जिस तरह लिखा हुआ है कम्युनिकेशन, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, ये सेंटर में इनके पास रहेंगी, बाकी सारे इंडियंस को दे दी इन्होंने डायरकी बना के। प्रोविंस जो है इन्होंने कम्प्लीटली दे दिया इनको इंडियंस को, लेकिन गवर्नर जो होगा वो ब्रिटिशर ही होगा।
तो ये हम देखते हैं आगे। गवर्नमेंट विल ओनली फॉर्म एट सेंटर इफ प्रिंसली स्टेट्स, अब प्रिंसली स्टेट्स अगर आएंगी तो गवर्नमेंट बन सकती है, ये भी इन्होंने कर दिया, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स का रोल है ना, ये देखें कितनी ज्यादा सीटें इनकी। तो प्रिंसली स्टेट्स अगर आएंगी तो फिर गवर्नमेंट का पार्ट बनेगी तो होगा, विच दे रिफ्यूज्ड, कि वो उनको ऐसा लगता था कि अगर हम इधर आएंगे तो हमारे ऊपर भी लॉज ये इंप्लीमेंट ना करना शुरू कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था ब्रिटिश लॉ जो है वो उधर लगता था जहाँ उनका डायरेक्ट कंट्रोल था। इनको ये डर था कि अगर हम इसमें आएंगे, इसका पार्ट बनेंगे, तो ये ना हो कि इस टेरिटरी को भी अपने साथ इंक्लूड करके हम पे लॉज लगा जो है ना इम्प्लीमेंट करवाना शुरू कर दें, तो ये पार्ट नहीं बने। इसकी वजह से सेंटर के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अप्लाई नहीं हुआ, अलबत्ता प्रोविंसेस के अंदर जरूर हुआ। फिर इसने आइन ने क्या किया, इसने सेंटर प्रोविंस रिलेशनशिप पे भी काम किया। वो किस तरह के 3 लिस्ट बनाई गई, एक फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। वो 3 लिस्ट कैसे बनी, कि उन्होंने एक फेडरल लिस्ट दी और एक कंकरेंट लिस्ट दी। ठीक है, तो उसमें हुआ क्या कि जो सब्जेक्ट इन दोनों लिस्टों में नहीं है वो प्रोविंस का है, पहली बात। फिर जो फेडरल का सब्जेक्ट है वो तो प्रोविंस को नहीं मिल सकता, लेकिन कंकरेंट जो है ना वो दोनों के सब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर एजुकेशन है, एजुकेशन फेडरल का भी है, प्रोविंस का भी है। अब उसमें लॉज अगर फेडरल भी बनाएगी और प्रोविंस भी बनाएगी तो किसका लॉ चलेगा, तो उसमें इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट फेडरेशन का लॉ जो है ना वो इम्प्लीमेंट होगा। अब ये कंकरेंट लिस्ट हमने भी कंटिन्यू की, इवन के 1973 के अंदर भी जब आइन बना है, तो क्योंकि हमारे जो सूबे थे वो तैयार नहीं थे, और उस वक्त के फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ये था कि अभी हम फेडरल स्ट्रक्चर को इस तरह नहीं कर सकते, हम हर 10 साल बाद कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे, लेकिन अभी कंकरेंट लिस्ट जो है उसको बरकरार रखना चाहिए। 18वीं तरमीम ने अलबत्ता ये किया कि आपके फेडरल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया, किस तरह कॉन्करेंट लिस्ट को खत्म कर दिया, कि प्रोविंस अब एजुकेशन और हेल्थ उनका सब्जेक्ट है, फेडरल जो है वो उसमें पुश नहीं करेगा प्रोविंसेस को। तो देखें हमारे हर सूबे की अपनी आइडेंटिटी है, हर सूबा अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को, अपने ड्रेसेस को प्रोटेक्ट करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि जो फेडरल की पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट जोन्स पे कराए फेडरेशन, कि आप जबरदस्ती प्रोविंसेस को बनाएं। तो अंग्रेज तो यही चाहते थे, तो अंग्रेजों ने एक किस्म का इस तरह का सिस्टम किया कि हम कंट्रोल रख सकें, कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तो दे दी, लेकिन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वो किस काम की है, जब फेडरेशन का अगर कोई लॉ होगा तो वो इम्प्लीमेंट वो करवा लेंगे जोर जबरदस्ती करके। इन केस ऑफ क्लैश, मैंने लिखा है फेडरल ऑर्डर्स एंड लेजिस्लेचर आर टू प्रिवेल, यानी फेडरल ऑर्डर्स को प्रिवेल किया जाएगा। फेडरल ऑर्डर्स और लेजिस्लेशन जो फेडरेशन करेगा वो प्रिवेल करेगी। अच्छा, 10वां पॉइंट इसमें आ जाता है, प्रोविंसेस वुड फॉर्म देयर ओन पॉलिसीज इन सब्जेक्ट्स अदर देन, यानी अदर चीजों पे आप प्रोविंसेस पॉलिसी बना सकते हैं अदर देन दीज सब्जेक्ट्स। ठीक हो गया, मैंने आपको बताया है ये फेडरल के सब्जेक्ट्स थे और ये अंग्रेजों ने अपने पास रखे हैं। तो लेट अस मूव फॉरवर्ड। आगे फिर क्या है कि गवर्नर जनरल वाज गिवन द लॉट ऑफ पावर, इसमें क्योंकि अंग्रेजों ने तो अपना डिक्टेटर बैठाया हुआ था ना, उसने तो अपनी पावर्स देखनी थी, उन्होंने ऐसा ये सिस्टम पूरा बना के गवर्नर जनरल को एक्सट्रीम पावर्स दे दी कि वो डिसॉल्व कर सकता है सेंट्रल लेजिस्लेचर को, जो कि हमारी ये चलती रही है, जिसकी वजह से जो आपके गवर्नर जनरल हैं अ, गुलाम मोहम्मद, उन्होंने आपकी असम्बली को इसी बेसिस पे, इसी पावर पे गवर्नर जनरल की डिसॉल्व किया था। और वीटो पावर दे दी गई कि कोई भी लॉ अगर फेडरल असेंबली सेंटर में बनाती है और सेनेट से भी अप्रूव हो जाता है, तो गवर्नर जनरल अगर उसको ओके नहीं करता, अगर उसको वीटो कर देगा, तो वो लॉ नहीं इम्प्लीमेंट होगा। तो ये अनडेमोक्रेटिक किस्म की पावर थी गवर्नर जनरल के पास, जो कि बाद में भी रही है फिर। तो पावर टू डिसॉल्व सेंट्रल असेंबली, इसके बाद पावर थी फिर गवर्नर राज, कुछ भी इनिशिएटेड इन प्रोविंसेस इज गवर्नर जनरल फील्स दैट देयर इज थ्रेट टू इट्स सिक्योरिटी। भाई फील्स का क्या मतलब है कि मुझे फील हो रहा है कि यार वहां पे जो पंजाब प्रोविंस है ना वो ठीक नहीं चल रहा, चलो जी गवर्नर राज लगा दो, यानी इसका ये मतलब है। तो गवर्नर जो है, गवर्नर राज जो है वो सेंटर लगा सकता है अगर अंग्रेजों को फील हुआ कि फलां प्रोविंस में पॉलिटिकल एक्टिविटी ज्यादा हो रही है, तो वो डर जाएंगे और ऑटोमेटिकली वो ये सोचेंगे कि भाई यहाँ पे हमें इससे रिबटल ना आए, गवर्नर राज लगाओ, लोगों को कैद करो और बस सिस्टम खुद से चलाओ। तो ऐसा लूला लगड़ा सिस्टम वो उन्होंने बनाया इस आइन के जरिए, और यही हमने आगे कंटिन्यू किया, जिसकी वजह से हमारी जड़ों के अंदर अभी भी ये मसले मसाइल फिर रहे हैं। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि चलो क्लोजर टू ऑटोनॉमी तो मिली प्रोविंसेस के अंदर, और सेल्फ गवर्नमेंट का भी आपको हिस्सा मिल गया, कि आप सेंटर में भी और लेजिस्लेशन सेंटर के अंदर आपकी एग्जेक्टिव और लेजिस्लेशन के अंदर, और प्रोविंसेस के अंदर आपको गवर्नमेंट तो मिल रही है। तो ये एक चेंज आया पहले से। फिर फर्स्ट टाइम इंडियंस वर गिवन राइट टू मेक पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंट देम, कि पॉलिसी भी खुद बना सकते हैं और इम्प्लीमेंट भी खुद कर सकते हैं, ये फर्स्ट टाइम
बहुत ज्यादा स्पेस अंग्रेजों ने दी एज कम्पेयर टू 1919 या पिछले जितने भी एक्ट्स आए. प्रॉपर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्टीज वाज गिवन अ चांस टू यूटिलाइज देयर एबिलिटीज, के प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टीज की बेसिस पे इलेक्शंस होंगे और उनकी बेसिस पे वो अपनी पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट करेंगे और उनको उनसे जो है अपनी एबिलिटीज को शो करेंगे. अच्छा, इसकी बेसिस पे फिर प्रोविंसेस के अंदर मैंने बताया ना, सेंटर के अंदर तो रिजेक्ट हो गया क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स जो ये थी ये इनका होना जरूरी था, और ये प्रिंसली स्टेट्स के जो हेड्स थे, नवाब ऑफ बहावलपुर और ये वो जितने भी आपके और 635 प्लस स्टेट्स थी, उनमें से जो इंपॉर्टेंट थे वो नॉमिनेटेड थे. ये तो नॉमिनेट होंगे ना, ब्रिटिश इनको नॉमिनेट करेंगे. उनको नॉमिनेट करके जब कहा गया कि आप बैठें, तो उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया क्योंकि उनको ये डर था कि कांग्रेस जो है ना, ये सोशलिस्ट पार्टी है, कांग्रेस हमारी जमीन ना ले ले. तो उसके बाद कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जो है वो 1937 से 39 में बनी है और ये प्रोविंसेस में बनी है. प्रोविंसेस में इलेक्शन करवाए गए क्योंकि प्रोविंसेस में डायरकी सिस्टम नहीं था, तो ये वैसे भी सबको काबिल कबूल हो गया. अब इसमें बैकड्रॉप में क्या है कि इंडिया जो गांधी है वो तो आजादी का नारा लगा चुका था, फिर वो क्यों बैठ गया? देखिए, ये होता है, हम कहते हैं ना इसको यू टर्न. दिस इज नॉट अ यू टर्न. ये होते हैं पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज. कि आप देखते हैं कि अभी के लिए मेरे लिए क्या बेहतर है और मेरे लोगों के लिए क्या बेहतर है. तो गांधी को उस वक्त रियलाइज हो चुका था और इंडियन लीडर्स को भी कि अगर हम, क्योंकि उस वक्त देखें 1937 तक, 1929 में आया है ग्रेट डिप्रेशन और वर्ल्ड वॉर के जो इफेक्ट्स थे वो ब्रिटेन पे ज्यादा थे. 1938 36 37 में हालात चेंज हो चुके थे. ब्रिटेन अपनी मार्केट्स को स्टेबलाइज करने में काफी हद तक बेहतर हो गया था एज कम्पेयर टू इन 19 इनिशियली इन 1930. ठीक है ना? तो अब जब बेहतरी आई ना, तो इनको रियलाइज हुआ कि अब अंग्रेज स्ट्रांग हो रहे हैं, अगर हमने ये स्पेस भी जाने दी ना तो हमारा नुकसान ना हो जाए. तो इसलिए वो बैठ गए और उन्होंने इलेक्शन को एक्सेप्ट कर लिया कि हम इलेक्शन कर लेते हैं. वैसे भी उनकी अपनी भी ट्रेनिंग थी इसमें. पता लगना था ना कि अगर वोटिंग, मैंने कहा ना कि पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रेंथ होती है वोट पे, कि अगर आवाम उनके पीछे खड़ी है तो वो स्ट्रॉन्ग स्टांस के साथ अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो सकते हैं. उनके जहन में ये भी ख्याल था. तो इलेक्शंस वर हेल्ड इन प्रोविंशियल असेंबलीज इन 1937. जो 11 प्रोविंसेस थे उसमें इलेक्शंस किया गया. इलेक्शंस यूनिवर्सल फ्रेंचाइज नहीं थी, लिमिटेड फ्रेंचाइज थी. कुछ एरियाज में इलेक्शन हुए, बार काउंसिल्स, यूनिवर्सिटी सिंडिकेट्स और लेबर यूनियंस और इस तरह के और पांच छह और चीजें थी जहां पे हुए इलेक्शंस. और कांग्रेस ने क्लीन स्वीप तकरीबन किया. 11 में से 8 प्रोविंसेस पे उनका वो जीत गए, उन मैक्सिमम सीटें जीत गए. 3 प्रोविंसेस में डिफरेंट पार्टीज जीती, जिसमें आपका पंजाब और एनडब्ल्यूएफपी भी है. यानी इन जगहों पे जो आपके इलेक्शन हुए वहां पे भी मुसलमानों को सीटें नहीं मिली. तो मुस्लिम लीग वाज वन वेरी फ्यू सीट्स, इवन के सेपरेट इलेक्टोरेट की सीटें भी आप लोगों को बाकायदा नहीं मिल सकी. क्यों ये हुआ? क्योंकि खिलाफत मूवमेंट के बाद से, ये हम पहले टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं कि ये रेलेवेंस अपनी खो चुके थे. गांधी ने इंडिपेंडेंस का नारा लगा दिया था, तो लोग कह रहे थे कि एंटी इंपीरियलिस्ट जो बंदा है वो जिना नहीं है, वो गांधी है. तो गांधी हमारी बात कर रहा है, लोकल लेवल पे ये मशहूर हो गया था. तो जितने मजदूर, किसान और वो लोग हैं जो अंग्रेजों की पॉलिसियों से तंग थे, वो गांधी के पीछे खड़े हो गए और इंडियन नेशनल कांग्रेस के पीछे खड़े हो गए. फिर मुस्लिम लीग लैक्ड ग्रास रूट लेवल वर्कर्स. इनके पास, इनको पॉलिटिक्स का इतना आर्ट नहीं था, क्योंकि ये लीडरशिप जो है ये उस तरह नहीं इन्वॉल्व हो रही थी लोकल्स के साथ जैसे गांधी साहब थे. गांधी तो मजदूरों से मिलते थे, वर्कर्स से मिलते थे, और उनके अपने लोग भी इस तरह थ्रेटन फील करते थे गांधी से. गांधी वॉज अ लोकल, वॉज अ पीपल्स मैन. तो गांधी ने ऐसा अपना पोर्ट्रेयल किया हुआ था जिसकी वजह से जिन्ना और बाकी लीडरशिप इनसे डरते भी थे, गांधी से. तो उसके बाद जब ये गवर्नमेंट बनी है, जाहिर बात है जब आप इतने सूबे जीते हैं तो बाकी 3 सूबों में उन्होंने कोalition गवर्नमेंट बना ली, जिसमें मुस्लिम लीग का नामो निशान नहीं था उस गवर्नमेंट में. अब कांग्रेस की एट्रोसिटीज के जब पेपर में अगर पूछा जाता है तो हम ये बातें नहीं करेंगे कि वो खून जो है ना, गलीज जानवर जो है वो हमारी मस्जिदों में फेंक देते थे, एटसेट्रा एटसेट्रा. इस तरह की बात हम नहीं करेंगे, हम लॉजिकल रहेंगे. तो बेसिकली क्या किया उन्होंने? कांग्रेस जो ही आई तो वन पार्टी सिस्टम में वो कांग्रेस एक मॉडर्न इंडिया बनाना चाहते थे. तो उन्होंने कहा जी मेरिट सिस्टम की कोई गुंजाइश नहीं है, अपने सॉरी कोटा सिस्टम की कोई गुंजाइश नहीं है. तो कोटा खत्म कर दिया गया मुसलमानों के लिए और बाकी कम्युनिटीज के लिए. उन्होंने कहा जो लाइक बंदा है वो ही आएगा सिस्टम के अंदर. तो मेरिट बेसिस पे जब किया सिस्टम को, तो आपके लोग जो कि इतने पढ़े लिखे नहीं थे, जो पहले कोटा पे उनको थोड़ी बहुत नौकरियां मिल जाती थी, वो भी नौकरियां मिलना बंद हो गई प्रोविंसेस में. ठीक हो गया.
तो ये आपके लिए एट्रोशियस था, आपके लोग इसको पसंद नहीं कर रहे थे। दूसरी बात यह है, ऑल पार्टीज आस्क्ड टू मर्ज विद कांग्रेस। कांग्रेस ने कहा कि भाई अगर हमारे साथ आपने इस सिस्टम में बैठना है तो हमारे साथ मर्ज करें। तो मुसलमानों को और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को, खासतौर पे मुस्लिम लीग को, ये लग रहा था कि ये वन पार्टी रूल बन रहा है। वन पार्टी रूल कभी भी माइनॉरिटीज के लिए अच्छा नहीं होता। ये 1917 के अंदर बन चुका था ऑलरेडी। रशियन रेवोल्यूशन आया, बोल्शेविक पार्टी बनी, वन पार्टी सिस्टम बना और उसने सेंट्रलाइज कर लिया सारे पावर्स को। और माइनॉरिटी अगर जो जो होगी वहां पे, उनके साथ बड़ा बुरा सलूक होता होगा। तो यही मुस्लिम लीग को डर था। फिर पॉलिसीज ऑफ टू यूनिफाई इंडिया। देखिए हमने भी तो अपनी, जब पाकिस्तान बना है तो हमने तमाम लोगों को इग्नोर करके एक यूनिफाइंग लैंग्वेज उर्दू को डिक्लेयर किया कि ये आपकी नेशनल लैंग्वेज है, जिससे कुछ लोग नाराज भी हुए, बल्कि काफी सारे लोग नाराज हमने किए। वो भी ये चाह रहे थे कि हम यूनिफाई करें अब। ठीक है, ये मुसलमानों के अगेंस्ट चीज नहीं थी। उनकी जो ये पॉलिसीज थी, ये एक नेशन बनाने के लिए वो समझते थे कि ये इंपॉर्टेंट है। अब उसमें जाहिर बात है ये भी कंसिडरेशन कुछ जगहों पे होगी, जो एग्रेसिव लोग होंगे पार्टी के अंदर, वो भी ये चाहते होंगे कि मुसलमानों के अगेंस्ट हो। लेकिन जनरली उनकी पॉलिसियां एक यूनिफाई करने के लिए इंडियन लोगों को ये पॉलिसी। तो सिंगल एजुकेशन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन मेजोरिटी से। मेजोरिटी की से के हिसाब से कौन कौन से सिस्टम इन्होंने बनाए? एक विद्या मंदिर स्कीम थी और एक वर्धा एजुकेशन सिस्टम था। अब विद्या मंदिर स्कीम के पीछे जो लॉजिक था वो ये था कि उस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं था कि तमाम बच्चों को फौरन से ये एजुकेशन दे सकें। तो मंदिरों में जगह थी उस वक्त। मंदिर तो हर जगह बने हुए थे, और मंदिर ज्यादा थे जारी बात है मस्जिदों से, क्योंकि हिंदू मेजोरिटी थी हर जगह पे। तो जहां जहां मंदिर थे वहां पे इन्होंने कहा कि स्कूल बना लिए जाएं। अब मुसलमानों को अपनी आइडेंटिटी में थ्रेट फील हुआ इसकी वजह से कि हम मंदिर में क्यों बैठ रहे हैं, वाई आर वी नॉट सिटिंग इन मसाजिद। तो उनको ये फील हुआ। फिर वर्धा एजुकेशन स्कीम के अंदर उन्होंने हिंदी को इम्पोर्टेंट कर दिया कि हिंदी में टेक्स्ट पढ़ा जाएगा। ये मुसलमान इसको भी अपना थ्रेट लेते थे, क्योंकि जो अरबी रस्मुल खत है उसके करीब उर्दू को समझा जाता था। तो एलिट्स जो है ना बेसिकली, वो इस बात को पुश करने में भी कामयाब हो गए कि ये मुसलमानों के अगेंस्ट जा रही है चीज। इनसे ज्यादा ये तो लोकल लेवल पे चीजों को देख रहे थे ना लोग। पहले जो लोग नहीं भी पढ़ते थे उनको भी जब मंदिरों में बिठाया गया, तो वो जो है इस बात पे फील करते थे कि मस्जिद क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो थी खिलाफत मूवमेंट के बाद से बहुत ज्यादा रिलीजन की बेसिस पे टची हो गई थी। तो खिलाफत मूवमेंट बेसिकली लोकल्स के अंदर ये अवेयरनेस ले आई कि भाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज। तो ये अग्रेशन भी है इसमें, इसमें थोड़ा थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट टच भी है। लेकिन यह है कि अपनी आइडेंटिटी को आपने थ्रेटन फील किया। और मुस्लिम नेशनलिज्म को मैंने आपको बताया था कि जो आपके इलामा इकबाल है, इलामा इकबाल कहते रही इसी को कि मुस्लिम आइडेंटिटी जब थ्रेटन फील कर रही है तो मुस्लिम एक नेशन बन चुकी है। जब भी कोई कौम थ्रेटन फील करती है किसी भी वजह से तो वो नेशन बन जाती है। तो ऐसे ही हुआ। फिर एक फ्लैग कर दिया गया इंडिया का। ठीक है, उस फ्लैग में मुसलमानों का अलग से आइडेंटिटी नहीं थी। ठीक है, कुछ सर्कल्स इसको भी पोर्ट्रे करते रहे। फिर यही उर्दू जो है ना, वो जो एंथम था वो उर्दू में नहीं था, और इसको एक सिंबल बना लिया गया कि ये मुस्लिम आइडेंटिटी को थ्रेट कर रहे हैं। तो इस तरह की कुछ बातें मुस्लिम लीग जो है उन्होंने देखी कि ये चल रहा है प्रोविंसेस के अंदर। तो एंड कैसे हुआ कांग्रेस राज का? सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगिन हो गई 1939 में। अब अंग्रेजों को मदद चाहिए थी लोकल्स की। गांधी और उन्होंने देखा कि अब अंग्रेज फिर से हमसे फौजी मांग रहे हैं तो हमने हेल्प नहीं करनी। कायदे आजम अंग्रेजों से मिले, उन्होंने कहा जी हम आपकी हेल्प करते हैं। उस वक्त मुसलमान वैसे भी नौकरियों के पीछे थे, नौकरियां मिल नहीं रही थी, तो मुसलमानों को इन्होंने इकट्ठा किया और फौजों में भेज दिया। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो लड़ने गए ब्रिटिश के लिए। और इंडिया में बहुत जो इंडियन आर्मी थी जो कि ब्रिटिश की थी, उसमें बहुत मुसलमान जो है इंडक्ट हो गए। और वो कायदे आजम ने और मुस्लिम लीग ने करवाए। तो इसकी वजह से मुसलमानों को फील हुआ कि जिना इसका मतलब है हमारी नौकरियां दिलवा सकते हैं। एक तो ये बात। दूसरी बात यह है कि इनकी सपोर्ट ओवरऑल बढ़ गई मुसलमान सर्कल्स में, कि ये हमारे सपोर्ट कर रहा है, हमारी से दे रहा है इन फ्रंट ऑफ ब्रिटेन। तो मैंने आपको कहा था जो बंदा नौकरियां दिलवाता है वो वैसे ही लोगों को पसंद होता है। तो जिन्ना साहब की और ये जो लीडरशिप इंप्रूव हुई है उनकी इस अरसे में, वो इसी वजह से हुई कि एक तो वो थ्रेटन फील कर रहे थे, फिर दूसरा मुस्लिम लीग का जो आइडिया था, वो जो फैला रहे थे बात कि ये आपकी आइडेंटिटी को थ्रेट कर रहा है, वो लोगों के साथ रेजोनेट कर रही थी, क्योंकि वो नौकरियों से बाहर थे। फिर जिन्ना ने उनको नौकरियां दिलवा दी उनकी आर्मी में। तो इसी वजह से आपका आर्मी का शेयर भी फिर जब आप डिवाइड हुए तो वो ज्यादा रहा है, क्योंकि मुसलमान काफी थे उसमें।
खैर सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगिन होती है 1939 में। ब्रिटिश आस्क्ड इंडियंस टू हेल्प, गांधी ने रिफ्यूज कर दिया, कांग्रेस ने रिफ्यूज कर दिया टू एड करना, लेकिन जिन्ना ने उनको सपोर्ट दी और आस्क्ड मुस्लिम्स एंड अदर कम्युनिटीज टू जॉइन ब्रिटिश साइड। कांग्रेस सॉ दिस एज अ बाईपासिंग ऑफ देयर लेजिटिमेट रूल। उन्होंने कहा जी कि हमसे पूछा नहीं जा रहा, हम गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, हमारे लोगों को अगर अपनी जंग में आपने इस्तेमाल करना है तो हमसे तो पहले पूछें, हम तो रिफ्यूज कर रहे हैं। लेकिन जिन्ना के कहने पे बहुत सारे लोगों ने आर्मी ज्वाइन की और एक बहुत ज्यादा लोग लड़ने गए ब्रिटेन के लिए, जिसके ऊपर कांग्रेस ने बड़ा फील किया कि जी हमें पूछा नहीं जा रहा, तो प्रेशर टैक्टिक टैक्टिक के तौर पे उन्होंने रिजाइन करना शुरू कर दिया। और लास्ट जो रेजिग्नेशन है वो 22 दिसंबर 1939 को हुआ, जिसको सेलिब्रेट किया फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, और जिन्ना ने इस डे को कहा 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस के यौम निजात इन्होंने मनाया कि कांग्रेस राज से हमारी जान छुटी है। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? पहला इम्पैक्ट ये है कि रियलाइजेशन एट ग्रास रूट लेवल रिगार्डिंग ब्रिटिश डेमोक्रेटिक सिस्टम के भाई हमें ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, हम एक अलग नेशन है, हमारी सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होगी इसके अंदर। फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रियलाइज्ड हाउ दे नीड टू इंश्योर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एट ग्रास रूट लेवल, कि हमारा हम पिछली दफा जो इलेक्शन हारे हैं ना वो ग्रास रूट लेवल पे हमारी कोई पार्टिसिपेशन नहीं थी, हम उनसे मिल नहीं रहे थे, इस वजह से हुआ। तो लोकल लीडरशिप ने ये लर्न किया इस एक्सपीरियंस से कि हमें लोकल्स मुस्लिम से मिलना चाहिए। तो इसके बाद राइज ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म इन इंडिया हुआ कि जी हमें अपनी सेपरेट आइडेंटिटी बनानी चाहिए। और पीक ऑफ जब आपकी जो जब आपकी पीक पे थ्रेट पहुंच जाता है ना, उसके बाद जो आपका नेशनलिज्म राइज करता है वही आपको आपकी डायरेक्शन को तयन करता है। और ये आप पीक पे पहुंच चुके थे 22 दिसंबर को। इसी के बाद फिर आपका लाहौर रेजोल्यूशन आया है। और लाहौर रेजोल्यूशन से पहले भी ये बातें हुई हैं काफी दफा कि हमें अलहदा स्टेट्स दे दी जाए, ये दे दी जाए, वो दे दी जाए। लेकिन ये क्यों सबसे ज्यादा अहम है? क्योंकि पीक ऑफ नेशनलिज्म पे थे आप लोग इस वक्त, और ये जो बात की गई और इस पे जो कंसेंसस हुआ वो फिर इट मेड पाकिस्तान हैपन। तो लाहौर रेजोल्यूशन को देख लेते हैं। 1940 में पॉलिटिक्स फॉर सेपरेटिज्म हैड बिगन, सेपरेटिस्ट मूवमेंट शुरू हो गई कि भाई हमें अलग करें। केम व्हेन मुस्लिम सेंटिमेंट्स वर ऑन द राइज इन इंडिया ड्यू टू कांग्रेस रूल। कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज थी जो कि 11 प्रोविंसेस के अंदर, उसके अंदर लोगों को रियलाइज हुआ मुस्लिम्स को कि हमारी तो आइडेंटिटी थ्रेट हो रही है, कि भाई हमने इनके साथ नहीं रहना। मुस्लिम लीडर्स गैदर्ड इन लाहौर ऑन 27 सेशन। 27 सेशन था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, जिसमें ये गैदर हुए लाहौर के अंदर, और इन्होंने रेजोल्यूशन पास की जिसको लाहौर रेजोल्यूशन कहते हैं। और उन्होंने एनिमीज ने कहा ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन है, जिसकी वजह से कायदे आजम ने इसको कहा ठीक है ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन है। और आज हम इसको कहते तो हिस्टोरियंस तो इसको लाहौर रेजोल्यूशन कहते हैं, लेकिन जो न्यूज़पेपर्स ने लिखा जो कांग्रेस के थे उन्होंने इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहना शुरू कर दिया। इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स सेपरेटिज्म, के एक तयन कर लिया आपने कि भाई ये जो इलाके हैं इनमें हमें सेपरेट दे दें। अब ये तो आपका अपना डिसीजन था, इसको अंग्रेज इस तरह नहीं मान सकते थे, उसके लिए एक इलेक्शन होना चाहिए था जिससे लोगों को, अगर आपके इस मैनिफेस्टो को मुसलमानों ने तस्लीम किया है तो अगर आपको वोट वोट दे देते हैं फिर यू विल बी एबल टू से इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिश कि भाई हम ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारी बात मानो। तो आगे ये हुआ भी सही। 1945 46 के जो इलेक्शन हुए उसमें मुस्लिम लीग ने काफी ज्यादा सीट्स ली, जिसकी वजह से अंग्रेजों को मजबूरन फिर आपकी बात माननी भी पड़ी, और वो चाहते भी थे। ये तो अब रिविजनिस्ट हिस्टोरियन आज के कहते हैं कि अंग्रेज खुद भी चाहते थे कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, वो हमारी बातें शायद ना माने, मुस्लिम अगर हम इनको देते हैं ये मुल्क तो हमारी फ्यूचर वॉर में जियो पॉलिटिक्स में ये हेल्प करेंगे। खैर ये अलग डिबेट है, ये किसी और दिन करेंगे। 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स थे इसके जनाब लाहौर रेजोल्यूशन के। चेंज इन मुस्लिम लीग्स पॉलिटिकल ओरिएंटेशन, मुस्लिम सेंटिमेंट्स को देखते हुए उन्होंने अपनी पूरी जो है एक ओरिएंटेशन ही बदल ली कि नो पैकेज विदाउट मुस्लिम अप्रूवल विल बी एक्सेप्टेड। कोई भी पैकेज ऐसा नहीं होगा जो मुस्लिम अप्रूवल के बगैर आम एक्सेप्ट करें। कोई भी पैकेज अगर देते हैं अंग्रेज तो उन्हें मुसलमानों की सी रखनी पड़ेगी। फिर डिमांड पहली दफा इंडिपेंडेंट स्टेट्स की गई कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑटोनोमस रीजन्स बनाए जाएं इन ईस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न जोन ऑफ इंडिया। ठीक है ना, कि नॉर्थ वेस्टर्न, और ये उन्होंने ये नहीं कहा कि अलहदा मुल्क ने, बेसिकली स्टेट्स की बात की कि हमें ऑटोनोमस रीजन्स दिए जाए जहां हम अपनी पॉलिसीज खुद इंप्लीमेंट कर सकें विदाउट द फियर ऑफ सेंटर। जिन्ना वॉज ट्रेन विद इन ब्रिटिश पोलिटिकल सिस्टम, वो ट्रेन इस तरह हुए थे तो वो चाहते थे कि विद इन द सिस्टम रह के हम बात करें। और वो चाहते थे कि एक दफा मैं इस बात का जो मैं कर रहा हूँ इसमें मैं रिएक्शन देख लूं कि दूसरी पार्टी तो ब्रिटिशर्स इस पे क्या रिएक्शन देते हैं जो मैं बात पब्लिक में कर रहा हूँ। तो वो इसलिए उन्होंने इसको बड़ा फ्लेक्सिबल रखा हुआ था कि हमें इंडिपेंडेंट स्टेट्स दे दी जाए इन इन इलाकों में। स्पेसिफिक बात नहीं की ज्यादा इसमें उन्होंने।
क्योंकि वो रिएक्शन देना देखना चाहते थे कि जो लीडर्स हैं वो क्या रिएक्शन देते हैं मेरी इस बात का। थर्ड क्या फीचर है, आस्क फॉर राइट्स फॉर ऑल माइनॉरिटीज। वो चाहते थे कि सारी माइनॉरिटीज को हम रिप्रेजेंट करें, और हमारे साथ ना सिर्फ मुसलमान बल्कि तमाम और माइनॉरिटीज भी शामिल हो, और हम यूनाइटेड फ्रंट दें ब्रिटेन को भी और कांग्रेस को भी, ताकि हम अपने राइट्स ले सकें। तो ये लाहौर रेजोल्यूशन हो गई। फिर क्रिप्स जो है मिशन भेजा गया 1942। अब वर्ल्ड वॉर टू चल रही है पीछे। जापान जो है वो नियर बर्मा पहुंच चुका है, जो कि इंडिया के करीब है। बर्मा वो यूज टू बी पार्ट ऑफ इंडिया। रंगून आपने सुना होगा, जहां बहादुर शाह जफर को भेजा गया था, तो इट वॉज पार्ट ऑफ इंडिया। यहाँ तक जापान पहुंच गया था। जापान बहुत ज्यादा मार रहा था पैसिफिक में ब्रिटेन को और बाकी एलाइड पावर्स को। और उधर जो है ब्रिटेन को भी मार पड़ी थी इन यूरोप। तो हिटलर उधर मार रहा था, यहाँ पे जापान मार रहा था इन्हें। तो ये बड़े डरे हुए थे, इसलिए इन्होंने स्टैनफोर्ड क्रिप्स को भेजा, जो कि दोस्त भी था नेहरू का। उसने कहा कि जी इंडिया विल बी गिवन इंडिपेंडेंस आफ्टर वॉर, के अभी वॉर में हमारी हेल्प करें, वॉर के बाद जो है ना हम आपको इंडिपेंडेंस दे देंगे। टू गेन सपोर्ट ऑफ इंडियंस, उन्होंने वो इंडियंस की सपोर्ट हासिल करना चाहते थे कि हमें फौज फौज दें भाई, हमें फौज की ज्यादा जरूरत है। तो इनको ये डर था कि ये ना हो जापान के साथ ये लोग मिल जाएं। जापान के साथ अगर ये लोग मिल गए और इन्होंने हमें मारना शुरू कर दिया अंदर से भी, तो हम तो बिल्कुल ही सस्टेन नहीं कर सकेंगे। और इधर के लोग ये समझ गए थे कि वो भी यही समझते थे कि जो ये जो जितने भी फैशिस्ट हैं इनको हमने इधर आने नहीं देना। लोकल्स भी यही समझते थे, लेकिन वो इसको एज अ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग इस्तेमाल करना चाहते थे, और वो चाहते थे कि नहीं, अंग्रेज हमें अभी वॉर के दौरान ही आजाद करें, क्योंकि वॉर के बाद पता नहीं क्या सिचुएशन हो। खैर, इंडिया वुड बी गिवन इंडिपेंडेंस आफ्टर द वॉर, ये क्रिप्स ने कहा। फिर इंडियन असेंबली वुड बी फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ इंडियंस टू कॉन्स्टिट्यूट द फ्यूचर, यानी इंडियन असेंबली बनाई जाएगी, एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दी जाएगी उन्हें, जो कि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देगी, कि अंग्रेज नहीं बनाएंगे भाई आइन, आप खुद ही बनाएंगे। फिर हर मेजोरिटी मैजेस्टीज गवर्नमेंट वुड आल्सो इंश्योर इट्स एग्जीक्यूशन, कि हर मैजेस्ट्री जो है, जो हमारी क्वीन है या किंग है, वो आपकी जो बातें होंगी, जो आपका आइन होगा उस पर प्रॉपरली इंप्लीमेंट करेगा। आप जैसा मर्जी आइन बनाएंगे, हम उसमें नहीं बोलेंगे, बस आप हमें सपोर्ट करें वॉर में। फिर आफ्टर दैट इंडिया वुड बी मेड इंडिपेंडेंट, कि आप अभी अपना आइन बना लें, उसके लिहाज से गवर्नमेंट चला लें, हम उसको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, और आफ्टर द वॉर हम आपको इंडिपेंडेंट कर देंगे। तो इस पे क्या रिएक्शन हुआ? कांग्रेस ने फौरन से इसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं भाई, हमें आजाद करें। वी मस्ट बी गिवन इंडिपेंडेंस एज ब्रिटिश गवर्नमेंट बिलीव्स इन डेमोक्रेसी, ये उनका नारा था, कि आप तो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, हम डेमोक्रेटिकली आपको कह रहे हैं कि भाई लोगों की सपोर्ट हमें हासिल है, आप इधर से जाएं, हमें छोड़ दें, हमारी जान छोड़ें। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने कहा, वो डिसाइड कर चुके थे 1940 में कि कोई पैकेज भी हमारी मर्जी के बगैर नहीं आएगा। तो नो नेम ऑफ पाकिस्तान इज इंक्लूडेड, पाकिस्तान की हमें कोई जगह नजर नहीं आ रही, एंड नो साइड ऑफ अ सेपरेट स्टेट, इसलिए इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब जब दोनों चीजें इन्होंने रिजेक्ट की ना, तो ब्रिटिशर्स वाज रियली शॉक्ड, कि उनको लग रहा था कि जब हम आइन की बात इनको करेंगे कि आइन भी खुद बना लो, सारा कुछ खुद कर लो, हम इसके बाद आजादी भी दे देंगे कुछ अरसे में। तो इस पर वो कहते हैं कि इससे ज्यादा अब हम क्या दें इन्हें इंडियंस। तो उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होती है 1942 में। आफ्टर क्रिप्स मिशन, गांधी स्टार्टेड दिस मूवमेंट। उसने कहा जी इंडिया छोड़ो बस। वो बाहर जो है सड़कों पे निकल आया, और लोग भी उसके साथ निकल आए कि जी हम ब्रिटिशर्स की चीजें नहीं खरीदेंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स की चीजें खरीदी जाएंगी तो वो इधर से कमाएंगे ना, कॉलोनी बनाने का फायदा क्या है वरना। और हम रिसोर्स नहीं बेचेंगे अपना ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिशर्स हमें आजाद करें। उसके साथ ही कायदे आजम जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से, उन्होंने कुट एंड डिवाइड, डिवाइड एंड क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू की। अब मुसलमानों की सपोर्ट जरूर हासिल थी, लेकिन कोई इलेक्शन चूंकि आप जीते नहीं हुए थे, तो आपकी से इतनी ज्यादा मैटर नहीं कर रही थी उस वक्त, और अंग्रेज आपको इतना लिफ्ट नहीं करा रहे थे। सिर्फ अंग्रेजों ने सिर्फ इस वजह से थोड़ी सी लिफ्ट कराई, क्योंकि उनको जिनाह से ये पता था कि हमें फौजों में हेल्प कर सकता है, हमारे फौजी दे सकता है। स्टार्टेड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग स्टार्ट ये कर दी। जिन्ना डिडंट लेट इट बिकम एन एग्रेसिव मूवमेंट, जिन्ना ने इसको कहा कि हम तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशनली चलेंगे। एज ही रियलाइज एनी वायलेंस एट दिस टाइम कुड गेट आउट ऑफ हैंड, कि कोई भी अभी वायलेंस हुआ, क्योंकि उन्होंने नजर आ रहा था कि एक ईंधन जल रहा है इंडिया में। और क्योंकि सिंस खिलाफत मूवमेंट बहुत ज्यादा एग्रेशन आ गया था इंडियन पॉलिटिक्स में, ऊपर से नेहरू और गांधी जो ये मूवमेंट चलाते रहे हैं, इसकी वजह से बहुत ज्यादा लोकल लेवल पे फ्रस्ट्रेशन की वजह से, क्योंकि अंग्रेजों की पॉलिसियों में लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही थी, तो लोग जो है वो बड़े तंग थे। तो उन्होंने कहा कोई भी एग्रेशन होगा ना, तो माइनॉरिटीज आके तोड़फोड़ करेंगे, और फिर अंग्रेजों से हमें सबसे ज्यादा मार पड़ेगी। अच्छा, उसमें चेंजेस क्या आई फिर कंडीशन 1943 से 44 के दरमियान?
सिचुएशन बिगेन टू चेंज 1943 में अचानक से ना, 43, 44, 45 तक, 45 में 1945 में आपकी वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुई है। तो आहिस्ता आहिस्ता ना ब्रिटेन थोड़ा थोड़े जीतने शुरू हुए, जब क्योंकि 41 में 1941 में यूएस बिकेम पार्ट ऑफ दिस वॉर। यूएस जो ही आया है ना इस वॉर में, तो हालात चेंज होना शुरू हुआ है। जापान को उन्होंने पीछे मारना शुरू किया है। फिर बाद में 1944 में वो फ्रांस के अंदर नॉर्मंडी में, जिसको कहते हैं नॉर्मंडी में उतरे हैं, और उन्होंने फिर नाजी जर्मनी को मारा है। उधर से रशिया ने मारा है हिटलर को, इधर से यूएस ने मारा है। तो बाकी तो यूरोपियंस की पावर नहीं थी कि वो मारे इनको। तो सिचुएशन जो है 1943 के बाद चेंज होना शुरू हुई, और लोकल लीडरशिप को, खासतौर पर गांधी को रियलाइज हुआ कि अब अंग्रेजों से हमें बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर अंग्रेज जंग जीत गए और हमारी कोई उनसे बातचीत ना हुई हुई, तो ये हमारे ऊपर फिर जो है ना जो है मोनार्किक लॉज लगाएंगे, ड्रेकोनियन लॉज लगाएंगे और हमें क्रश करेंगे। तो गांधी ऑब्जर्व दिस एंड शोड डिजायर टू मीट लॉर्ड वेवर। लॉर्ड वेवर से मिलने की उसने डिजायर की कि मुझे उससे मिलना चाहिए। उससे उसने कहा कि मेरे से मिलो। लॉर्ड वेवर ने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, अब हम तुमसे नहीं मिलेंगे। तो गांधी रियलाइज कि भाई अब हमें फिर से मुस्लिम लीग के क्लोज होना चाहिए, ताकि हम जॉइंट फ्रंट दे के अंग्रेजों को मार भगाएं, जैसे हमने लखनऊ में 1916 में किया था। एंड ब्रिटिश हैड शोन विलिंगनेस टू लीव इंडिया। और वो ये भी गांधी को रियलाइज हुआ था कि उन्होंने विलिंगनेस तो शो की भी है ना, अगर हम जॉइंट फ्रंट करें तो हम मिल के अंग्रेजों को पुश करके बाहर निकाल सकते हैं इंडिया से। तो गांधी रोड अ लेटर टू जिन्ना 1944 में, और फिर जिन्ना टॉक्स हुई। जिन्ना गांधी टॉक्स जो कि फेल हो गई। अब देखें इस टॉक्स की वजह से क्या हुआ। मुसलमान देख रहे थे का बड़ा लीडर जिन्ना नहीं था उस वक्त, बिला बड़ा लीडर उस वक्त गांधी था, जो कि मजदूरों को, वर्कर्स को और तमाम लोगों को करता था। और इसी वजह से उसने एक बहुत बड़ा गैम्बल खेला। जिन्ना छोटे तबके को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनके साथ बैठ के उसने बहुत बड़ा गैम्बल खेला, क्योंकि अगर जो ये टॉक्स फेल होती हैं तो सब लोग क्या कहेंगे कि जिन्ना ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो इसकी 1944 की जो टॉक्स थी ये जिन्ना के बड़े फेवर में गई। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जिन्ना जो है ना वो अनकॉम्प्रोमाइजेबल है मुसलमानों के लिए। तो मुस्लिम्स के अंदर उनकी जो एक कैलिबर था एज अ लीडरशिप, वो और बढ़ गया कि गांधी के सामने भी ये बंदा नहीं हिला अपनी बात से। तो ये कंडीशंस में चेंजेस आना शुरू हुई। फिर शिमला कॉन्फ्रेंस हुई 1945 में, जो कि आफ्टर द वॉर हुई। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई इन इंडिया 1945 में। इलेक्शन सेंटर में कराए गए और एट प्रोविंसेस। और इंटरिम गवर्नमेंट, इसके ऊपर डिस्कशन हुई कि ये करवाने हैं, जिस पे तमाम लोगों ने एग्री कर लिया कि इलेक्शन एट सेंटर, के सेंटर के अंदर इलेक्शंस होंगे और 11 प्रोविंसेस के अंदर भी इलेक्शंस होंगे। और किसके अंडर इलेक्शंस होंगे, एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाए। तो वेवल वांटेड टू नेगोशिएट एज पर कांग्रेस डिमांड्स, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग उसने नहीं किया ज्यादा इंपॉर्टेंस। मैंने बताया था कि जब तक आपके पास वोट्स नहीं होंगे तब तक आपको कोई सीरियस नहीं लेगा, आप जितना मर्जी कर लें एहतजाज। तो इलेक्शंस हुए 1945-46 में, उसकी जो डिस्कशन हुई इसके ऊपर कि सेंटर और प्रोविंसेस में इलेक्शन होने। सेंटर के अंदर इलेक्शन में 1945 में हुआ। जो कांग्रेस थी वो पुश करती रही कि जो मुसलमानों की सेपरेट इलेक्टेड की सीट्स हैं उसमें हमारा भी एक बंदे होंगे। लेकिन जो मुस्लिम लीग है उन्होंने कहा नहीं, वो तो सिर्फ हमारे हैं। तो वी विल जस्ट कॉल्ड ऑन इलेक्शंस इन सेंटर इन 1945 टू बी हेल्ड एज पर 1919 सीट्स। मैंने बताया 1935 का एक्ट नहीं लग सका क्योंकि प्रिंसिपल स्टेट ने रिजेक्ट कर दिया था। तो वो डायरकी का जो सिस्टम जो सेंटर में लगाना चाह रहे थे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, और वही वाला सिस्टम जो 1919 कॉन्टेक्ट चैंसफोर्ड रिफॉर्म्स में आया, जिसमें 30 मुस्लिम सीट थी, उसी पे इलेक्शंस हुए। और इस इलेक्शन के अंदर ऑल मुस्लिम सीट्स वर वन बाय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने ये 30 की 30 सीटें हासिल कर ली, जिससे मुसल अंग्रेजों के सामने और गांधी के सामने ये बात दोबारा से आ गई कि रेलेवेंस जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है अब। फिर इलेक्शंस हुए प्रोविंसेस के अंदर एक एक करके। तो 495 सीट थी मुसलमानों की, जिसमें से 445 जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जीत गई, और कोई एक सीट भी कांग्रेस नहीं जीत सकी। इससे अंदाजा होता है कि जो चेंजेस आई थी पिछले 4-5 सालों में, सिंस 1940 जो चेंजेस आ रही थी, उसकी वजह से मुस्लिम नेशनलिज्म बहुत ज्यादा राइज पे था, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो बयानात थे, जो जिना का स्टांस था, वो एक्सेप्ट हो रहा था विद इन मुस्लिम्स। फिर कैबिनेट मिशन प्लान 1946 का आया है कि अब जो गवर्नमेंट है वो कैसे फॉर्म होनी है। फॉर फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट इन इंडिया, इसने दो प्लान्स प्रोवाइड करे। बहुत दो प्लान्स दिए इस कैबिनेट मिशन प्लान ने कि ये जो है शॉर्ट टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म प्लान, कि हम ये कैसे इंप्लीमेंट करवाएंगे इंटरिम सेटअप जो कि अगली गवर्नमेंट बनवाएगा।
तो इंटरिम गवर्नमेंट टू बी फॉर्म्ड एज पर इलेक्शंस ऑफ 1945 के, इलेक्शंस ऑफ 1945 का जो रिजल्ट है उस हिसाब से इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाए, और ओनली दोज पार्टीज वुड बी इंक्लूडेड हु वुड एक्सेप्ट द लॉन्ग टर्म प्लान, कि इस शॉर्ट टर्म प्लान की भी एक्सेप्टेंस तब होगी और इस पूरे कैबिनेट मिशन प्लान की एक्सेप्टेंस तब होगी अगर आप लॉन्ग टर्म जो प्लान है, अगर ऑल पार्टीज, तमाम पार्टीज उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं, जो कि इलेक्शन जीती हुई है इसमें 1945 के इलेक्शंस में और 46 के इलेक्शंस में, वो तब जो है ये पूरा प्लान एक साथ ही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा तमाम पार्टीज को। तो लॉन्ग टर्म प्लान क्या था जी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी फ्रेम टू मेक फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी जो कि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन देगी। यूनियन ऑफ इंडियन इंडिया वुड बी फॉर्म्ड वेयर थ्री रीजन्स वर फॉर्म्ड अंडर द यूनियन। तीन रीजन्स में डिवाइड कर दिया गया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में कौन कौन सा है? बिहार, मद्रास, उड़ीसा, यूपी, सीपी, बॉम्बे, यानी वो तमाम सूबे जहाँ पे हिंदू मेजोरिटी है। पार्ट बी में रखा गया एनडब्ल्यूएफपी, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान। तो ये चार जो सूबे हैं ये पार्ट बी में आ गए, और पार्ट सी में बंगाल और असम। अब जब ये किया गया तो इसमें एक और शिक ये डाल दी गई लॉन्ग टर्म प्लान में कि 10 साल बाद अगर कोई भी इस यूनियन से निकलना चाहेगा, ये जो एबीसी यूनियन है इससे बाहर निकलना चाहेगा, तो इसको 10 साल बाद इजाजत होगी। ठीक हो गया, ये लॉन्ग टर्म प्लान था। अब इस पे रिएक्शन क्या था? जिन्ना ने इमीडिएटली इसको एक्सेप्ट कर लिया कि चलो इसमें हम 10 साल बाद तो अलहदा हो सकेंगे ना। कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया कि इसमें नजर आ रहा है कि कल को ये टूट सकता है, तो कांग्रेस ने इमीडिएटली इसको रिजेक्ट किया। जिन्ना को कहा गया कि अब आप इंटरिम गवर्नमेंट बना लें, लेकिन ब्रिटिश न्यू विदाउट कांग्रेस दिस वुड नॉट वर्क। वो था ना कि लॉन्ग टर्म प्लान और शॉर्ट टर्म प्लान दोनों एक्सेप्ट करने पड़ेंगे आपको। कांग्रेस ने लेटरली एक्सेप्ट कर लिया कि हम, क्यों एक्सेप्ट कर लिया? क्योंकि कांग्रेस को ये बैठ के उन्होंने जब डिसाइड किया, उनको ये रियलाइज हुआ कि भाई हमें एक तो ये ना हो अंग्रेज साइडलाइन कर दे बिल्कुल, और दूसरी बात ये है कि हम इसमें बैठेंगे जब, तो हम आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों को इस तरह इंटीग्रेट करेंगे अपनी सोसाइटी में कि बाद में ये 10 साल के बाद इस तरह की पॉलिसियों की वजह से मुसलमान खुद चाहेंगे कि हम आज़ाद ना हो। तो जिन्ना ने इसको, जब ये उनके सामने बातें आई आहिस्ता आहिस्ता, तो जिन्ना ने जब, और कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया तो जिन्ना ने रिजेक्ट कर दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग टू हैड टू शो इट्स फोर्स, उनको फोर्स शो करनी थी अब अंग्रेजों के खिलाफ। तो डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया अगस्त 1946 में, लेकिन ये आउट ऑफ हैंड हो गया और बहुत ज्यादा कम्युनल और एथनिक वायलेंस हुआ जिसका पहले जिन्ना को खतरा था। ठीक है, तो जिसकी वजह से अंग्रेजों ने मुसलमानों को, ये वो समझ गए कि भाई जिन्ना अपने बातों में सीरियस है और वो कोई चीज पे कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करेगा, हमें जिन्ना के बगैर अब कोई भी कॉम्प्रोमाइज हम नहीं कर सकते इंडिया के अंदर। और जिन्ना जो है ना वो इस काबिल भी है कि वो वायलेंस भी करवा सकता है इंडिया में अगर उसके हमने एम्स ना माने। तो ये भी एक अंग्रेजों को मिल गया, जो कि एक बहुत ही गलत बात थी, लेकिन चले, ये इट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि दिस वाज वन ऑफ द रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान। तो 3 जून प्लान फिर आया 1943 47 में। ब्रिटिश बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर थे। क्यों? क्योंकि इधर से भी उनको पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पुश कर रही थी, और इस वक्त यूएस जो है ना वो वर्ल्ड पावर बन चुका था, ब्रिटेन वर्ल्ड पावर रहा नहीं था। और यूएस चाह रहा था कि अब ब्रिटिश जो है वो अपनी कॉलोनीज को खत्म करें और हमारे लिए मार्केट ओपन करें। तो ब्रिटिशर्स वर अंडर प्रेशर, इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म कर ली गई। लियाकत अली खान जो है उन्होंने, जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से पूछा गया तो उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने लिए मांग ली। बाकी उन्होंने कहा डिफेंस ये वो सारा कुछ आप रखें, बस जो इंटरिम गवर्नमेंट की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो हमें दे दें। इस दौर के अंदर जो आपके ब्यूरोक्रेट्स थे, गुलाम मोहम्मद, ये वो, इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि देखें कोई इंटरिम जो मिनिस्टर है इंटीरियर का या किसी और मिनिस्ट्री का, अगर उसने एक नाइब कासिद भी रखना है ना, एक स्वीपर भी रखना है, तो वो फाइनेंस से अप्रूवल लेगा। तो इन्होंने जो बजट बनाया वो बड़ा जो मशहूर हो गया कि जी पुअर मैन बजट बना दिया है पुअर लोगों के लिए। इन्होंने बेसिकली प्रेशर टैक्टिक्स थे कि किस तरह कांग्रेस को हम, जो उनकी जो सेटअप है, क्योंकि कांग्रेस की ज्यादा सीटें हैं, वो ज्यादा सीट जीते हुए ओवरऑल, तो कांग्रेस का जो ओवरऑल सेटअप है उसको हम नाकाम कर दें। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म की गई 290 लोगों की, इसकी बेसिस पे ठीक हो गया। ड्यू टू सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी इन इंडिया ब्रिटिश वांटेड टू लीव एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि इतना ज्यादा आग लग रही थी, वो ब्रिटिशर्स को भी नजर आ रहा था कि अगर हम लोगों ने ज्यादा लेट किया और इधर आग शुरू हो गई तो हमें भी मार पड़ेगी और पूरी दुनिया में हमारी बदनामी भी होगी कि हमने जो है आग लगवाई और हम भाग गए।
तो उन्होंने कहा कि जितना जल्दी हो सके, अभी जो है आग उस तरह लगी नहीं हुई, हमें फौरन से जो मेन लीडरशिप है उनको बनाना चाहिए और फिर भागना चाहिए यहाँ से। तो जब इन्होंने 50 साल का हालांकि कहा हुआ था कि अगले हम रुकेंगे, लेकिन ड्यू टू यूएस प्रेशर, ड्यू टू पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर विद इन इंडिया, एंड ड्यू टू द सिचुएशन ऑफ सिक्योरिटी इन इंडिया, जो हालात बने हुए थे एनडब्ल्यूएफपी के, पंजाब के, जहाँ पे आग लग रही थी रिलीजियस बेसिस पे भी, और भी मामला नजर आ रहे थे, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स उनको रिसीव हो रही थी कि हालात बड़े खराब हैं, बड़ा ही हमें कॉशियसली काम करना पड़ेगा। तो हम उन्होंने फौरन से डिसाइड कर लिया कि हम जो है फौरन से निकलें विद इन नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स। इसी वजह से अगस्त, देखें 3 जून प्लान आ रहा है 1947 में, और अगस्त में ये जा रहे हैं। तो दे बिलीव दैट दे वुड बी ब्लेम्ड इन केस ऑफ सिविल वॉर इन देयर प्रेजेंस, कि हमारी प्रेजेंस में अगर सिविल वॉर हुई तो हम पे सारा ब्लेम दुनिया करेगी। तो मार्च 1947 में गवर्नर जनरल माउंटबेटन रीच्ड इंडिया। गवर्नर जनरल माउंटबेटन जो है वो मार्च 1947 में आया है। ही assured that he will leave India by 1948। क्यों अर्ली चला गया? दे जस्ट वांटेड टू गेट रिड ऑफ द सिचुएशन इन इंडिया। वो चाहते थे कि भाई जो मामला, ये आग लग रही है ना, इस पे हमारे ऊपर ब्लेम ना आए। तो बाउंड्री कमीशन फॉर पंजाब एंड बंगाल बना दिया, क्या रेड क्लिफ अवार्ड जिसको कहते हैं। उसने अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। देखें जो आपकी डिवीजन हुई है ना, वो डिवीजन दो सूबों की ही बेसिकली हुई है, बाकी रीजन कोई डिवाइड नहीं हुए। जो डिमार्केशन हुई है वो दो सूबे डिवाइड हुए हैं, पंजाब और बंगाल। और इनकी जो एक आइडेंटिटी है वो लूज हुई है इस पार्टीशन की वजह से। तो और 2 मिलियन कुछ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 8 मिलियन लोग जो हैं वो मरे हैं ड्यूरिंग जो आपकी पार्टीशन आप जब हुई है। तो ये अंग्रेज फोर्सी कर रहे थे कि ये मामलात होंगे और हमारे ऊपर ब्लेम आएगा। तो अनइवन डिवीजन हो गई। जिना रिलेक्टेडली एक्सेप्टेड इट कि भाई अब हम क्या करें, अब हम एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये भी बात है कि जो रेड क्लिफ अवार्ड है, उसने 15 अगस्त को कहा गया था, 15 अगस्त 1947 को, कि आपने हमें बता देना है, लेकिन उन्होंने 17 अगस्त को हमें, जो सेरिल रेडक्लिफ हैं, उन्होंने हमें बताया कि हमने पंजाब और बंगाल को ऐसे डिवाइड किया है। जिन्ना चाहते थे कि पूरा पंजाब और पूरा बंगाल हमारे पास आए, क्योंकि 55% यहाँ पे और 57% जो है वो इस जगह पे हमारी पॉपुलेशन थी। लेकिन उन्होंने, कांग्रेस नहीं माना, और कांग्रेस को खुश करने के लिए, फिर जाहिर बात है मेजर पार्टी वो थी, तो उसको खुश करने के चक्कर में इन्होंने इस पार्टीशन, इसकी दोनों सूबों की पार्टीशन कर दी। और जब की तो वो हमें हमें तो क्या, उस वक्त की लोकल पॉपुलेशन को बड़ा नुकसान हुआ। The seeds of massacre were sown by the hasty working of this commission। कि इस पंजाब बाउंड्री कमीशन ने, जिस दोनों पंजाब और बंगाल के बाउंड्री कमीशन का जो पार्ट थे वो रेड क्लिफ थे, तो सीड्स ऑफ मैसेकर, यानी कि जो उसके बाद कत्लो गारत हुई है, उसके जो सीड्स थे, वो किधर पनपा है? वो इसी वजह जगह हुआ है जब हेस्टी वर्किंग की गई इस कमीशन की रिपोर्ट को तश्कील देने में। जल्दबाजी में चीजें की गई, अनडेमोक्रेटिक किस्म के डिसीजन लिए गए जल्दी जल्दी भागने के चक्कर में, और अनफिनिश जो चीजें हैं वो छोड़ के फिर अंग्रेज इसको अलग करके चले गए। लोकल जजेस इंस्टेड ऑफ प्रोफेशनल मेड द चेंजेस। लोकल जजेस से डिमार्केशन पे व्यूज लिए गए, हालांकि प्रोफेशनल से लेने चाहिए थे, हालांकि लोगों को बुला के पूछना चाहिए था, स्टेक होल्डर्स को बुला के बार बार पूछना चाहिए था। लेकिन लोकल लेवल के सिविल कोर्ट के जजेस से और बाकी जजेस से और इस तरह के ब्यूरोक्रेट से चीजें पूछी गई, जिसकी वजह से, जो कि लोकल्स को रिप्रेजेंट नहीं करते, तो इस तरह के अनडेमोक्रेटिक किस्म के डिसीजंस लेके इन्होंने ये बाउंड्री कमीशन का जो है काम किया। रेजोल्यूशन वर पास बाय बोथ असेंबलीज। रेजोल्यूशन पास करवाई गई फिर नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज से। उसके बाद जाके इसको एक्सेप्ट किया गया। तो रेड क्लिफ अवार्ड ने बाउंड्रीज को डिवाइड किया, और इस तरह पाकिस्तान जो है आपका वो बन गया। और बेसिकली इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने किया है 1947 का, जिससे हम लोग इंडियंस, और यानी कि दोनों इंडिया के जो पार्ट हैं, इंडिया और पाकिस्तान, जो आज़ाद हुए हैं वो ब्रिटेन के एक्ट के ऊपर हुए हैं, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया। तो आई होप कि आपको ये हिस्ट्री समझ आ गई होगी। मैंने सिर्फ एक स्टोरी सुना दी है, इसको थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। इस पोर्शन से वो इतना ज्यादा पूछता भी नहीं है, जो बातें वो पूछता है उसको मैंने जरा डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है। डू गिव मी योर फीडबैक। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। मुझे बताइएगा कोई चीज़ मिस हो गई हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता के अ, लिख दिया करें। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दिया करूंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।